हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस के इस थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अब हमारे पास टॉपिक जो है वो है की कंट्रोवर्सीज़। ये जो टॉपिक है की कंट्रोवर्सीज़, ये किसके रिगार्डिंग हम लोग कंट्रोवर्सीज़ पढ़ने जा रहे हैं, चलो इसको समझते हैं। जो हमने डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे सामने अलग अलग 5 ईयर प्लान, हमारे सामने इन द सेंस के इंडिपेंडेंट लीडर्स के सामने जो 5 ईयर प्लान थे उसमें अलग अलग बातें ये चल रही थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस करो। मैंने आपको दिक्कत भी बताई थी कि एग्रीकल्चर पे फोकस करने की क्या ज़रूरत थी कि जो जितने भी खेत वगैरह थे वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए थे और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हमारे पास रह गई थी। तो हमें हंगर को सबसे पहले मिटाना एक चैलेंज था। सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अच्छा खासा फोकस करा गया। थर्ड 5 ईयर प्लान एक प्रकार से रेप्लिका ही था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। अब ये जो डिबेट थी ना कि आने वाले टाइम में जो आगे का समय होगा जिसमें आगे के 5 ईयर प्लान होंगे, हम किस पे फोकस करें, हम खेती बाड़ी पे फोकस करें या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें। हमारे सामने लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि हमें चूज़ करना था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हुए, या फिर इंडस्ट्री शुड बी द बेस ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़। कहाँ पर ज़्यादा पब्लिक रिसोर्सेज इन्वेस्ट करे जाएँ और इंडिया अगर उस ज़माने में बैकवर्ड इकॉनमी था तो उसको फॉरवर्ड इकॉनमी बनाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करेंगे, तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा फ़ायदा देगा इंडिया को डेवलपमेंट की बात पे लाने के लिए। बड़े सारे लोगों का और स्ट्रैटेजिस्ट का ये मानना था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कुछ बहुत ही ज़्यादा अति का फोकस कर दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रेरियन स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट की दिशा में इतना अहम नहीं माना गया, यानी कि एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुल मिलाकर निगलेक्ट करा गया। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिर्फ एक 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने से क्या खेती बाड़ी की समस्या, हंगर की समस्या, पॉवर्टी की समस्या, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या क्या मिट जाएगी? वो तो आज तक 2022 तक भी नहीं मिटी है। और दूसरे जगह पर दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और जो एक्सपर्ट थे वो ये मानते थे कि इंडस्ट्री जो है, अगर हम फोकस करेंगे, ज़्यादातर एम्फेसिस देंगे अपना सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ पे, तो इसकी वजह से जो खेती बाड़ी है और जो गांव वाला इलाका है हमारे देश का वो पिछड़ कर रह जाएगा, वो सफ़र करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ना कंट्रोवर्सीज़ को जानने बैठे, तो कंट्रोवर्सीज़ में ना हम लोग अलग अलग इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। गांधीयन इकोनॉमिस्ट उस टाइम पर थे एक जेसी कुमारप्पा, मतलब ये गांधी जी के आदर्शों पे मानते होंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे होनी चाहिए, मतलब गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले, इनका नाम था जेसी कुमारप्पा। इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रास्ता प्रपोज करा। ब्लूप्रिंट आप जानते होंगे, एक ड्राफ्ट प्रपोजल, एक ड्राफ्ट मैप किसी भी चीज़ का, जिसमें यह बोला गया कि हमें ज़्यादातर अपना फोकस और एम्फेसिस देना चाहिए रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। यानी कि इन्होंने एक बैलेंस अप्रोच क्या बनाई कि गांव पे हमें फोकस करना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें कंप्लीट तरीके से भूलना नहीं चाहिए। गांव में हमें इंडस्ट्री सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरे एक्सपर्ट लाइक चौधरी चरण सिंह, ये कांग्रेस के लीडर थे जो कि बाद में अलग हो गए थे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, भारतीय लोकदल। इनका क्या कहना था कि डेवलपमेंट की पाथ कैसी होनी चाहिए? इनका ये कहना था डैट एग्रीकल्चर को हमें मुख्य तौर पर सेंटर में रखना चाहिए इंडिया की प्लानिंग करते वक्त, डेवलपमेंटल प्लानिंग करते वक्त। इनका ये कहना था प्लानिंग अगर एक अच्छी तरीके से इंडिया की डेवलपमेंटल पाथ की करी जाए तो इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी अर्बन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। और ये जो चीज़ है जो पहले अर्बन सेक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्शन को फ़ायदा देगी, इसकी महक, इसकी खुशबू फार्मर्स और रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक भी फैलेगी। यानी कि अगर हम लोग बात करें इनकी अप्रोच और जेसी कुमारप्पा की अप्रोच में क्या फ़र्क है, ये बोल रहे हैं कि गमले में मिट्टी में पानी डालो तो पौधा अच्छा बनेगा। चौधरी चरण सिंह का बोलना है ऊपर से पानी डालो
जड़ों तक अपने आप पहुंच जाएगा। बस ये डिफरेंस है दोनों में। ये एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से। ओके, और भी दूसरे तरीके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का क्या मानना था कि विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना बढ़े ड्रास्टिकली तरीके से, इंडिया में ये चीज़ भूल जाओ कि इंडिया कभी भी पॉवर्टी की साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल सकता है, या इंडिया में रहने वाले सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सरकार बाहर निकाल सकती है। ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और इकोनॉमिस्ट के ये आर्ग्यूमेंट थी कि इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक एग्रीकल्चर पे फोकस करने वाली स्ट्रेटजी हमेशा हर एक प्लानिंग में रहनी चाहिए, ताकि हम अपने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें। जो स्टेट है उसने लॉज भी बनाए कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए, और कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए गांव में, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। तो बड़े सारे प्रोग्राम्स जो थे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रपोज करे गए, और सरकार ने काफ़ी अति का पैसा एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर खर्च भी करा, ताकि गांव में जो खेती बाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करके हम लोग फूड ग्रेन्स की समस्या को ख़त्म करें, अल्टीमेटली पॉवर्टी की समस्या को ख़त्म करें, और खाना हमारे देश में इतना रह जाए कि अभी इंडिया जो है वो इम्पोर्टर ना बने फूड ग्रेन्स का। इंडिया एक इस प्रकार का बफर स्टॉक बना ले कि इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स रहें, एक तो देश की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, और इसके बाद जो बच जाए इंडिया एक्सपोर्ट करके उन फूड ग्रेन्स को अच्छा खासा पैसा अर्न कर सके। लेकिन ये चीज़ होते होते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। अल्टीमेटली मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, 1964 में ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई थी बाद में, और इसका नारा देना शुरू कर दिया था दूसरे प्रधानमंत्री ने, जो कि थे, क्या नाम था उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी इस बात को। उन्होंने ये वाली चीज़ बोली थी कि देखो, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग एक टाइम का खाना अवॉइड कर देते हैं। अगर आप भी, मैं हिंदुस्तानी से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप एक टाइम का खाना अवॉइड कर सको तो कर दो। हम सबको मिलजुल कर देश को बचाने के लिए भुखमरी की समस्या से हम सबको अहम कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपके घर घर आकर तो आपको ये नहीं बोल सकता कि एक टाइम की रोटी छोड़ दो, एक टाइम का खाना छोड़ दो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अनावश्यक तरीके से ज़बरदस्ती खाना मत खाओ, क्योंकि आपका एक टाइम का खाना अवॉइड करना किसी और के पेट में जाकर, जो कि भूख की वजह से मर सकता था, उसको बचा लेगा। डोंट वरी, हम पूरी रणनीति जानेंगे उनकी, उन्होंने ऐसा क्यों बोला और किन सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में बोला। लेकिन इंडिया में खाने की समस्या बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए कहते हैं कि अन्न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो उस ज़माने में लोगों ने देखा है ना, हमारे दादा दादी वाले ज़माने में, वो भगवान शायद से ही, भगवान करे किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, शायद से ही किसी ने ऐसे दिन देखे हो। और बात किसी और कंट्री की भी नहीं है, हमारी कंट्री की है, बात किसी एक रीजन की भी नहीं है। पैन इंडिया ये चीज़, पूरे इंडिया में ये चीज़ फैली हुई थी कि भुखमरी की समस्या थी। इसलिए सिखिज्म रिलीजन एक बहुत अच्छी चीज़ फॉलो करता है कि जो कम्युनिटी किचन का इनका जो प्रोग्राम होता है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, भले वो स्ट्रिक्ट सेंस में इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, लेकिन आई रियली लाइक दैट कंसेप्ट कि एक भी अन्न आपके प्लेट में बचना नहीं चाहिए। मार मार के रोटी खिलाई जाएगी आपको, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनसे पूछो ना, एक्स्ट्रा रखवाया क्यों जब खाने की दम नहीं थी। तो हैशप्रीत गुरुद्वारा में बिठा लेते ज़बरदस्ती, तुमने रोटी कैसे रखवाई। हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है कि मतलब कोई वो थोड़ी ना, शादी के लंगर थोड़ी ना है कि रोटी रखवा ली फिर नहीं खाया जा रहा तो फेंक दी। भाई जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, ठीक है। और आगे बात करते हैं। द फेलियर वॉज नॉट डेट ऑफ पॉलिसी। बात यहाँ पर हमारी फेलियर की, पॉलिसी की फेलियर की नहीं थी कि इतनी ज़्यादा समस्या से इंडिया जूझ रहा था, ठीक है, बट उसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन की थी कि जो पॉलिसीज़ हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? लैंड रिफॉर्म्स एक तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके क्योंकि जो लैंड ओइंग क्लासेस थी हमारे देश के अंदर, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनके पास सोशल और पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा थी। बिसाइड्स जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि अगर सरकार हद से ज़्यादा खर्च कर देगी ना जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर पे, तो इट वुड नॉट हैव सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। गाँव में जो गरीबी है
वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि गरीबी को मिटाने के लिए खेती बाड़ी सिर्फ अनाज देना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उनको रोजगार योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेंगी देश के अंदर। और इसी के संदर्भ में हमारा कोर्स आगे बढ़ने दो, मैं आपको मनरेगा के बारे में भी असलियत बताऊंगा, जो कि आपको किताबों के अंदर जानने को नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करेंगे, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, लेकिन मनरेगा को एक बारी अच्छे से खोद के निकालेंगे हम, जो कि कोई आपको जर्नली मटेरियलों में वो चीज़ देखने को मिलती नहीं है। आपको सच्चाई नज़र आएगी कि मनरेगा कितना सही और कितना गलत है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या मतलब होता है कशिश अशप्रीत, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का? व्हाट डू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग? प्लानिंग कहाँ से हो देश में, टॉप डाउन या बॉटम अप? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये याद है हमेशा अशप्रीत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो गमले वाली अप्रोच याद है कि नीचे जड़ों से, गांधी जी की अप्रोच थी, है ना, कि हाँ, जड़ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी ना उतना ज़्यादा बेटर है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे देश में जो प्लानिंग हो उसकी एक सेंट्रलाइज अप्रोच हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा पैसा आए, प्लानिंग आए, प्रोग्राम्स बने, ठीक है, और उसके बाद गांव में जाकर इम्प्लीमेंट हो। नॉर इज इट दैट प्लानिंग इज ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट। बात सिर्फ ये भी नहीं होती इकोनॉमिक प्लानिंग की कि हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो सेटल करना सीखें। जैसे यहाँ पर आपको एक यूनिक चीज़ जानने को मिलेगी, जो कि शायद से ही आपको 10 साल के करंट अफेयर में भी जानने को मिले। एग्ज़ाम में आप इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, CBSE वाले स्टूडेंट्स भी, UPSC वाले स्टूडेंट्स भी, स्टेट PSC वाले स्टूडेंट्स भी। केरला मॉडल, जनरली केरला मॉडल को लोग ना सिर्फ एक ही संदर्भ में जानते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेवल से लेकर UPSC लेवल तक। पता क्या कि केरला में सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, फीमेल लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। 2 ही संदर्भ में बस केरला का नाम जानते हैं लोग, या वेटलैंड्स, इसके अलावा उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं अलग से, केरला मॉडल इज़ द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि केरला के राज्य ने बनाई थी रणनीति अपने राज्य को सक्षम बनाने के लिए। किस पे फोकस कर रहा था केरला ने इस चीज़ पे? अब ध्यान से सुनना, हम लोग जो चीज़ केरला के बारे में जानते हैं वो एक प्रकार से मूवी जो है ना उसके फास्ट फॉरवर्ड सीन को जानते हैं। फ्लैशबैक में जाते हुए हमें ये पता लगेगा इस मॉडल के तहत केरला ने बहुत ज़्यादा फोकस करा था एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव तरीके से हो, और पॉवर्टी एलिवेशन पे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कुछ क्लासेस पहले, आपको याद है इसी चैप्टर में, कि कलेक्टर बनने के बाद हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? वो 1-1 रुपये वाली बात याद है आपको? पूरे हिंदुस्तान से जितने लोग जोड़ सको 1-1 रुपये ले लो सबसे। या फिर अगर कभी प्रधानमंत्री बनो या किसी के पर्सनल एडवाइज़र बनो, तो शुरू में मैंने आपको बताया था ना 15 से 20 साल के लिए तो भूल जाओ कि हमें मिसाइल, सैटेलाइट और इन सब पे फोकस करना है। वो पैसा बचाकर सिर्फ ज़्यादातर मतलब एक टेन्योर, 2 टेन्योर या मैक्सिमम आपके 3 टेन्योर की बात है, लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान उभरेगा तो वो कुछ अलग ही होगा। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो मेरी इस बात को जो उस दिन मैंने आपसे बोली, वो उसी पर्पज़ के साथ बोली थी ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। केरला ने ये चीज़ क्या करी देख रहे हो? यहाँ पर आपको कुछ भी दिख रहा है? हाईवे का प्रोजेक्ट, कोई सैटेलाइट या इंटरनेट या 4G 5G ऐसा कुछ नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर? शिक्षा, हेल्थ, खेतीबाड़ी, लैंड रिफॉर्म, खाना बांटना और गरीबी को हटाना, ये कोर समस्याएं हैं या फिर राज्य में 4 चांदी लगाने वाली, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट बनाने वाली समस्याएं हैं? बताओ कि केरला गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ बिगेस्ट स्टैचू ऑन द प्लेनेट अर्थ, ऐसा कुछ कर रहा है केरला इस टाइम पर? नहीं ना। लेकिन मेरी एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ केरला ने 1980s के टाइम पे करी, 1970s के टाइम पे करी, मान लेते हैं लेट 60s अर्ली 70s के टाइम पे करी केरला ने,
लेकिन उसका फायदा आज तक केरला को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो इन्वेस्टमेंट उसने उस डिकेड में करी, केरला आज भी उसका फल खा रहा है कि नहीं खा रहा? बताओ मुझे। आज भी जब बेस्ट सेक्स रेशियो, बेस्ट फीमेल लिटरेसी की बात होती है, सब नंबर 1 नाम किसका आता है बताओ? केरला तो चलो एक स्टेट की बात है, नॉर्दर्न स्टेट्स का नाम ज्यादा आता है कि सदर्न स्टेट्स का? दंगेबाजी, कम्युनल राइट्स नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा होते हैं कि सदर्न स्टेट्स में? हिंदू मुसलमान के मुद्दे नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा होते हैं सदर्न स्टेट्स में? क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि भैया गीता को तुमने मेरी कुछ कह दिया, तुमने मेरी कुरान को कुछ कह दिया, तुमने मेरे ये गुरु गोविंद जी को कुछ कह दिया और मैं सड़कों पे जाके लाहौल विला हुआ लेके तलवार लेकर काटने फिरूं सबको। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा दिमाग से निर्णय लेता है, कभी भी दिमाग की गर्मी से आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया है। टेम्पररी सुख जरूर मिल सकते हैं दिमाग की गर्मी से, लेकिन आप जीत नहीं सकते। और गवर्नेंस में तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिमाग की गर्मी जहां आपकी गई, जहां भिड़ गए किसी से, तो आप अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठोगे। तो डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम एंड अ रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस, ये शुरू में ये दिक्कत थी कि पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों की, एक इंडिविजुअल की इनकम काफ़ी कम थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना था नहीं। लेकिन मैंने बोला था ना कि दिल पे पत्थर रख लो 1-2 टेन्योर के लिए। जैसे अगर तुम्हें कभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, तुम्हें वो लेक्चर याद होगा मेरा जिसमें मैंने पूरी रणनीति बताई थी तुम्हें, है ना, कि अगर एक बार मौका मिल जाए एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने का तो तुम्हें करना क्या है। केरला अचीव नियरली टोटल लिटरेसी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर। ये सारी जितनी चीज़ें केरला ने अचीव करी, क्या जो उस दिन मैंने एक टर्म यूज़ करी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसी, ये बिल्कुल साउंड कर रहा है सिमिलर कि नहीं कर रहा? बताओ। जैसा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, फ्री एजुकेशन, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ वो करके। तो यानी कि याद है कशिश, मैंने कुछ टाइम पहले आपको इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ाई थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि इंसान को इंसान बनाने के लिए उस पर अगर पैसा खर्च कर दिया जाए ना, इनिशियली इन्वेस्टमेंट आप पे कर रहे हैं माँ बाप पढ़ाने के लिए, आपकी फीस भर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छे खासे एसी वाले घर में और उसमें रखते हैं, क्यों? ताकि आप जब जॉब करो तो आप इकोनॉमी के लिए भी काम आओ, अपने घर वालों के लिए भी काम आओ, और खुद को भी, अपने आप को आप सक्सेसफुल पाओ जब आप शीशा देखो कभी। याद है कशिश वो वाली बात? 9th क्लास में हमने डिस्कस करा था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाली बुक में। बिटवीन 1987 टू 1991 गवर्नमेंट ने लॉन्च करा न्यू डेमोक्रेटिक, ये केरला की बात हो रही है, न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, जिसमें कैंपेन लॉन्च करेगा सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के लिए कि हमें टोटल लिटरेसी रेट अचीव करना है, स्पेशली इन साइंस एंड एनवायरनमेंट। और इसको डिज़ाइन इस प्रकार से करा गया कि लोग जो थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करेगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से। जो स्टेट है, इट हैज़ ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान्स एट द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुझे आप लोग एक बात बता दो, सारे एग्जाम्स आप देख लो, सीबीएसई से लेकर यूपीएससी तक, आजकल ये चीज़ आती कि नहीं आती है कि हाउ कैन पीपल कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्लान मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री या फिर ऑफ पर्टिकुलर रीजन या डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ यहीं से इंस्पिरेशन होकर आती है, क्योंकि जिसके लिए प्लान बनाए जाते हैं अगर वही इन्वॉल्व ना, तो फ़ायदा क्या है? हमने इस चैप्टर में, मैं भूल रहा हूँ मैंने कहाँ बात करी थी इस चैप्टर या इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था ना, एग्जीक्यूटिव जब भी कोई एक बिल लाने, पार्लियामेंट जब भी कोई बिल लाने का सोचता है, तो आजकल हर एक मिनिस्ट्री के, उसके डिपार्टमेंट के अंदर एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखा जाता है ताकि जनता की राय ली जा सके। ऐसा ना हो कि फिर पता चला बिल को एक्ट बना दिया गया और एग्रीकल्चर बिल्स की तरह फिर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और अल्टीमेटली वापस ही खींचना पड़े। मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, गवर्नेंस सिस्टम वेस्ट, ये नहीं होना चाहिए। जेसी कुमारप्पा की बात करते हैं। कौन थे जेसी कुमारप्पा? जिन्होंने बोला था कि गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आओ सबसे पहले। ओरिजिनल नेम इनका था जेसी कॉर्नेलियस। ही वॉज इकोनॉमिस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टडीड इन इंग्लैंड एंड यूएसए। महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, गांधी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। माइंड यू सभी लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं बुक के नाम। ही पार्टिसिपेटेड इन द प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठाकर इन 3 एग्जाम्स में आ सकता है। ओके कशिश, रात को टाइम मिले तो ये वाली पिक्चर देख लेना, मुझे भी बता देना था क्या इसमें, ठीक है?
पत्थर पंचाली। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद। आर्ट फिल्म है, तुमने देखी है? तुम नस काट लो अपनी अजलत को। इतना इतना फालतू टाइम कसम से। मेरा और कशिश के पास फालतू टाइम होता है, हम गूगल क्रोम पे जाते हैं। क्यों कशिश? बंगाली में? कोई बात नहीं। क्या है यार इसमें? दूसरी डिबेट हमारे सामने ये थी, याद है मैंने बताया था शुरू शुरू में इस चैप्टर में, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करना है। हमने अल्टीमेटली रागिनी क्या अपनाया, कौन सा सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हमने? नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसी को ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंस दी, नहीं। उसका रोल मिक्स्ड इकोनॉमी लाने के बाद, ताकि सब में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैंने वो पूरी चिट्ठा खोल के रख दिया था। उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है उस एक्सप्लेनेशन में कि शुरू शुरू में होता क्या है। प्राइवेट सेक्टर इज ऑल अबाउट इनोवेशन वगैरह, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी बांट थोड़ी ना सकता है लोगों में फेयर प्राइजेस पे सब कुछ। और देश में अगर हम लोग शुरू से कैपिटलिज्म या प्राइवेट सेक्टर का माहौल ले आते तो सबको फेयर प्राइजेस पे सब कुछ कैसे पड़ता? तो अमीर और गरीब का फर्क तो वैसे ही इतना ज्यादा और ज्यादा होता चला जाता। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ टू द डेवलपमेंट। इंडिया ने ना तो कंप्लीट तरीके से रागिनी कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करा, जहां पर डेवलपमेंट पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दी जाए, नहीं, कतई बिल्कुल इंडिया ने ऐसा नहीं करा। ना ही इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को पूरी तरीके से अपनाया, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है, लाइक इन अर्स्टवाइल यूएसएसआर कंट्रीज, जहां पर पूरी प्रोडक्शन जो है वो स्टेट अपने हाथ में ले लेती है। एंड कशिश याद है कोल्ड वॉर वाले चैप्टर थे, सोशलिज्म अगर कंटिन्यू रहे तो वो धीरे धीरे करके कम्युनिज्म बन जाता है, जब सरकार और स्टेट आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर भी इंटरफेयर करने लग जाती है कि द रिलीजन यू विल फॉलो, है ना, किस तरीके का आप काम करोगे, किसकी वर्शिप करोगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स भी आपसे छीन लिए जाते हैं। तो ये चीज़ इंडिया ने नहीं अपनाई। हालांकि आपको पता है ना कि नेहरू हमेशा से ओरिएंटेड थे टुवर्ड्स विच मॉडल, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट? सोशलिस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती कैसे किससे ज़्यादा गहरी थी, यूएसए से कि यूएसएसआर से? यूएसएसआर से। तो एलिमेंट्स जो थे हमने इन दोनों मॉडल से अपनाए और इनको मिक्स कर दिया, और इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी ने इंडियन इकोनॉमी में लीडर्स ने एक इनोवेटिव चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट हाथ में हमने छोड़ दी। सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली वो ली कि जो की हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेड है और एग्रीकल्चर में कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दी। प्राइवेट सेक्टर में एक बात मैं आपको बता दूं, 100% लिबर्टी तो दी ही नहीं गई, 100% लिबर्टी तो दी ही नहीं गई। वो चीज़ तो 1991 में थोड़ी बहुत आना शुरू होती है, माइंड माई वर्ड्स, थोड़ी बहुत आना शुरू होती है। ज़्यादातर इसका मतलब जो वेटेज थी वो पब्लिक सेक्टर में ही थी। और ये सीसॉ को याद रखना, नेहरू बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ इमेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ ध्यान से देख लो, आप कह रहे थे कि मेरे मिड टर्म में फाइनल में आ सकता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी आप पूछ रहे थे ना, डायग्राम्स करवाओगे? डायग्राम्स में सारे डिस्कस करवाता हूँ, ऐसा ये कोई नहीं बोल सकता मैं किसी भी पेज पे कोई भी एक वर्ड भी छुड़वा देता हूँ, ठीक है। नहीं, मतलब चाहे अरे कोई भी पढ़ रहा हो, चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हो, चाहे कुछ पढ़ रहा हो, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए अब ये थोड़ी ना कि जो आएगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ तो रहती है ना कि मतलब देख लें, अगर वो देखो तो एक सरसरी निगाह से उनको अगर रिवाइज करना है तो ये पेज को देखकर बस वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की सारी डिबेट उनको याद आ जाएगी, ऐसे ही आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो मिक्स इकोनॉमी है, इसमें जो पब्लिक सेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेटेज किसकी ज़्यादा दिख रही है? सीसॉ में ऊपर कौन उठता है? जिसका वेट हल्का होता है वही उठता है ना। सीसॉ में ऊपर कौन उठता है? जिसका वेट हल्का होता है कि नहीं? और जो भारी हैं वो नीचे होते हैं। तो यहां पर यानी कि हैवी वेटेज का सेक्टर कौन? पब्लिक सेक्टर। लेकिन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं,
एक भी अगर उतर जाए, सोचो जरा कशिश, पब्लिक सेक्टर यहां से उतर गया तो इसके पिछवाड़े का क्या होगा प्राइवेट सेक्टर के? धड़ाम करके तशरीफ टूटेगी कि नहीं टूटेगी? तो पब्लिक सेक्टर में यहां पर सेंट्रल मिनिस्टर्स को बोला गया, लाइक लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ कटजू, जगजीवन राम, टी कृष्णमाचारी, स्वरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और बीबी केसकर। ये सारे समक्ष आपको नाम पता होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीबीएसई। यूपीएससी वालों को नहीं पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात हमने कर ली कि ये पूरा का पूरा माजरा क्या था। अब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो इस प्रकार का था, यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज भी करा गया लेफ्ट के द्वारा भी और राइट के द्वारा भी। और ये लेफ्ट और राइट की डिबेट अब जान गए हो सब लोग कि क्या है लेफ्ट और राइट। हमने शुरू में डिस्कस करा था चैप्टर में, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और राइटिस्ट आइडियोलॉजी। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते थे दैट प्लानर्स रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर। क्रिटिक्स का ये बोलना था कि जो लीडर्स हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी ग्रो होने के लिए। प्राइवेट सेक्टर पे ना बड़ी सारी बंदिशें लगाई जाती थी, जो कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वैसे तो। एक उसमें से थी लाइसेंस पॉलिसी, और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था कि लाइसेंस वगैरह की जो झलक है वो इस बात की झलक है मैं आपको दे चुका हूं कि लाइसेंस वगैरह जो है वो लेना पड़ता था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी और इंडस्ट्री क्लोज करने के लिए भी। और जो पब्लिक सेक्टर जो था इसको बहुत ही ज़्यादा पावर दी गई, इसको काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज करा गया, जिसकी वजह से प्राइवेट कैपिटल को बड़े ज़्यादा समस्याओं का, हर्डल्स का सामना करना पड़ता था। स्पेशली जो कि मैंने आपको बताया, सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस एंड सिस्टम ऑफ परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसलिए जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं ना, तो उसके अंदर जो पहला शब्द होता है वो होता है लिबरलाइजेशन, जहां पर लाइसेंसिंग कोटा राज सिस्टम जो था, इसको बुरा बोला जाता है लाइसेंसिंग कोटा राज सिस्टम। ये कोटा राज वर्ड किसके लिए यूज होता है कि सरकार का राज चलता है, कि सरकार डिसाइड करेगी कि इंडस्ट्रीज के लिए अगर सेटअप होने के लिए परमिशन मिल भी गई ना, तो यहाँ पर कोटा का मतलब पता है क्या है? कोटा का यहाँ पर मतलब है कि सरकार ये डिसाइड करती थी कि कितने आइटम्स एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, हाउ मच, उस पर एक ना अपर कैप लगा दी जाती थी सरकार के द्वारा कि इससे ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस नहीं करे जा सकते इंडस्ट्रीज के द्वारा। मोर ओवर जो स्टेट की पॉलिसी थी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट कुड बी प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि आपको ये पता है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था इसको कि सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, जिसको सरकार ने फाइनली 1991 में जाकर खोला इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। तो सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी अपनाई, जहां पर जो चीज़ें सरकार को लगा कि हमारे देश में प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो वो चीज़ें हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाते थे। तो प्राइवेट सेक्टर जो था उसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं था। जब भारी माल नहीं बेच पाओगे और देश के अंदर कोई खरीदने वाला इतना अच्छा है नहीं, और आपके पास इनोवेशन आइडिया है कि काश ये प्रोडक्ट बन रहा होता, मैं इसे इंटरनेशनल सप्लाई कर रहा होता, लेकिन सरकार ने तो बाहर से, देश से बाहर निकलने के जो प्रोडक्ट्स के जो दरवाजे हैं वही बंद कर रखे हैं। और सरकार जब कोई इंडस्ट्रीज जो है अगर वो कोई गुड बनाना चाहती है, तो वो सरकार को सोचना चाहिए था ना कि वो घूमेंगे तो इस देश में ही, इस देश को लोग ही खरीदेंगे और देश को लोग ही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन, इन्वेंशन ला पाएँ, इंप्रूव कर सकें उनकी क्वालिटी को, या फिर सस्ता प्रोड्यूस कर पाए। अब सस्ता जब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो महंगाई, ऑब्वियसली बात है, जब बनाने की लागत अगर ज़्यादा आ रही है तो बेचेंगी भी तो बाजार में उससे ज़्यादा महंगा, ताकि अपना मार्जिन निकाल सके, प्रॉफिट निकाल सकें, लेबर के चार्जेस निकाल सकें। और इतनी ज़्यादा आमदनी उस टाइम पर हिंदुस्तान के आदमी की होती नहीं थी कि वो प्राइवेट सेक्टर के गुड्स को अफोर्ड कर सकें। तो यानी कि सरकार के इस रवैये की वजह से कि उसने दरवाजे बंद कर लिए और लाइसेंसिंग कोटा राज सिस्टम को फॉलो करा, सरकार ने इकोनॉमी की हालत जो थी वो बद से बदतर कर दी। यहां तक सबको बात समझ में आई? बताओ,
सब लोग बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है ना, ऊपर हमारा कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। उसके बाद देन देयर वर क्रिटिक्स, एक दूसरे तरह के ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स भी थे, हु थॉट दैट स्टेट डिड नॉट डू इनफ। चलो भाई, सरकार ने अपने पास पब्लिक सेक्टर के पास सारी पावर रखी, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर कौन सा कोई बहुत ज्यादा तीर मार रहा था? पब्लिक सेक्टर किस लिए इंट्रोड्यूस करा गया था? मतलब चलो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर तो तुमने मतलब उसकी तो कोई औकात रहनी नहीं थी, सिर्फ नाम नाम का मिक्स इकोनॉमी है, ज्यादातर वेटेज तो हमें पब्लिक सेक्टर की तरफ दिख रही है। और इस वाले पैराग्राफ ने प्रूव भी कर दिया कि पब्लिक सेक्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो पब्लिक सेक्टर कौन सा बहुत महान काम कर रहा था? क्रिटिक्स ने इस बात को पॉइंट आउट करा कि स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। भाई स्टेट की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तो होती है, शिक्षा और हेल्थ केयर देना। लेकिन स्टेट को अपना टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी जितना इन दो एरियाज पे खर्च करना चाहिए था, सरकार ने नाम मात्र के बराबर इन एरियाज पे खर्च करा। और दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर स्टेट कह लो, जो मर्जी कह लो, गवर्नमेंट कह लो, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं एरियाज में इंटरवीन करती थी जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो था वो जाने की उस टाइम पर केपेबल नहीं था। उसके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास जहां पर इतना नो हाउ नहीं था ना, नो हाउ वर्ड को समझते हो ना, मतलब कि हमें क्या करना है, अगर ये चलो ये धंधा स्टार्ट भी कर लिया तो पता नहीं ये टेकेगा कि नहीं टेकेगा। जहां पर उनको ऐसा किंतु परंतु फील होता था ना, तो स्टेट वहां पर इंटरवीन करती थी, जैसे रेलवेज, टोबैको, सिगरेट्स और ये सारी एक मतलब सेक्टर्स में। जब प्राइवेट सेक्टर आने का सोचा भी ना, तो सरकार थी उसने सारी ये जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने कब्जे में रखी। स्टेट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट कमाने भी दिया। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, जो स्टेट की जो इंटरवेंशन थी वो इस प्रकार से हमें दिखती है कि स्टेट ने ना, पब्लिक सेक्टर ने मिडिल क्लास बना दी एक, जहां पर लोगों को सैलरीज तो हाई मिलती थी बट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। पॉवर्टी भी, जो पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कोर एम था कि गरीबी को हटाना है जड़ से लेकर, जड़ से हटाने की बात तो छोड़ ही दो, पॉवर्टी सब्सटेंशियल तरीके से डिक्लाइन भी नहीं हुई इस पीरियड के टाइम पर। नंबर ऑफ पुअर जो थे, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, वो तो रिड्यूस हो रहे थे, लेकिन ये दिख रहा था ऐसा, जब बाद में गहराई से इसको देखा गया तो ना ही पॉवर्टी, गरीबी, और ना ही गरीबों की जो जनसंख्या थी वो कम हो रही थी, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। और इसका मतलब ये था कि जब 1991 में दरवाजे हमने अपनी इकोनॉमी के खोल दिए थ्रू एलपीजी रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, तो रिच और पुअर का जो गैप था, अगर वो पहले इतना था ना, तो अब वो रिच और पुअर का गैप अब वो इतना हो गया है। 1951 से लेकर 1991 तक ये गैप कुछ इतना हो चुका था, यहां से लेकर यहां तक। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं फेलियर ऑफ आवर प्लानिंग। हाँ, डिफेंड करने के लिए, अब एग्जाम लिखना है तो डिफेंड करने के लिए तो 100 ड्रामेबाजी वाली झूठी बातें तो बोलनी ही पड़ेंगी, लेकिन कुल मिलाकर शुरू के लीडर्स को घंटा कुछ नहीं आता था। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक फेलियर। और देखो, कहने को जो मर्जी कहते रहो कि शुरू में अपना रास्ता बना रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, वो कर रहे थे, भाई 40 साल बहुत होते हैं। और ये चीज़ प्रूव भी कर देता कि इंडिया का आदमी शुरू से लेजी बहुत रहता है। जब तक उसके सर पर तलवार ना मतलब घूमे ना, लटके ना, तब तक वो कुछ करता नहीं है। हिंदुस्तान के आदमी का सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, डेट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हिंदुस्तान के आदमी का मोटिवेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर किसी का। और जब तलवार मंडराने लगी सर के ऊपर, फाइनेंशियल इमरजेंसी से लगने ही वाली थी, तो भीख मांग के पहुंच गए वर्ल्ड बैंक, आईएम के पास, सर थोड़े पैसे देते थे। लेकिन एक चीज भूल गया हिंदुस्तान का आदमी, नो लंच इज फ्री इन लाइफ। जब भी तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुमसे कुछ लेता है। वो वाली बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, प्लस इकोनॉमिक्स को मिलाकर जब नितिन सिंघानिया करेंगे तब करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.